हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आज हम चैप्टर 6 गिफ्ट के प्रोविजन को पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने 105 भी नहीं पढ़ा, 122 पे कैसे पहुंच गए? वो इसलिए कि आप में से ही किसी ने बोला कि पहले गिफ्ट्स को पढ़ा दिया जाए। हो सकता है उन्हें कोई अर्जेंसी हो, कोई अर्जेंट नीड हो या फिर कोई एग्जाम वगैरह हो, तो मैंने सोचा कि पढ़ाना तो है ही, तो पहले चलो गिफ्ट पढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, गिफ्ट पढ़ने के बाद हम 105 को पढ़ेंगे। तो पहले गिफ्ट को पढ़ते हैं जो चैप्टर 6 में है, लेकिन उससे पहले जो उसका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 129, उसको पढ़ेंगे। तो सेक्शन 129 कहता है सेविंग ऑफ डोनेशंस, मोटिस कॉजा एंड मोहम्मदन लॉ। आप कहेंगे कि सेक्शन 122 से स्टार्ट होता है और मैंने 129 पे खत्म करने की बात कही है, तो 129 को पहले क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो सेक्शन हमें बताता है, वो सेक्शन जो बात बताएगा उससे हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या? देखिए, सेशन कहता है कि ये जो चैप्टर के प्रोविजन है वो जो है रिलेट नहीं करते मोटिस कोजा से। मोटिस कोजा लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, संभावना है, कंटेम्पलेशन, उसे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और वो कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी का डोनेशन करता है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का डोनेशन करता है। तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसे जो डोनेशन हो रहे हैं, मोटिस कोजा में जो डोनेशन हो रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी डेथ की संभावनाओं को देखते हुए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की डोनेशन करता है, तो इस चैप्टर के जो सेक्शन है वो रिलेट नहीं करते इससे। और इसके अलावा जो मोहम्मदन लॉ के जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू गिफ्ट, वहां पर इसको हिबा बोला गया, हम सबको पता है। तो जो हिबा के जो प्रोविजन है उनको ये चैप्टर जो है इफेक्ट नहीं करेगा। दोनों बातें हैं, इससे रिलेट नहीं करता और इसको अफेक्ट नहीं करता। तो यानी किसको जो है कौन भारी पड़ेगा? अगर हम बात करें तो मोहम्मदन लॉ के प्रोविजन जो होंगे, अगर कहीं पर कुछ क्लैश होगी तो मोहम्मदन लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। यहाँ पर जो ये जो सेक्शंस है, अगर मैं सीधे सीधे बोलूं कि वो एप्लीकेबल नहीं होते मोहम्मदन लॉ पे, तो वो गलत होगा, क्योंकि वेयर एक्ट में लैंग्वेज है कि वो अफेक्ट नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। मतलब जो उनके प्रोविजन है वो एज इट इज चलेंगे। जैसे यहाँ पर डिक्लेरेशन की बात हुई गिफ्ट की, तो वहां पर भी होती है डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं कि वो इसको इसके इनके जो प्रोविजन चल रहे हैं ना, उनको अफेक्ट नहीं करेंगे, वो एज इट इज चलेंगे। हाँ, अगर दोनों की बातें मैच हो जाती है, इस चैप्टर की भी और उसकी भी, तो ऑब्वियसली बात चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो हम उसके यहाँ पर ये बात आ गई है तो हम वहां पे उस चीज को मानेंगे ही नहीं। इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, बस जो चल रहा है उनके मोहम्मदन लॉ में वो सब ऐसे ही चलता रहेगा हिबा में। ये बात इस सेक्शन ने बोली है। हमें दो बातें क्लियर हो गई कि मोटिस कोजा में और मोहम्मदन लॉ पे ये चीजों को हमें जो पढ़ना है वो आज वो जो हम पढ़ेंगे वो चीजें जो होंगी वो रिलेट नहीं करती हैं। अब आज के जो सेक्शन है हमारे, सेक्शन 122 से लेकर के 126 तक है। आप बोलेंगे 127 और 128 भी पढ़ा देते, लगे हाथ तो बिल्कुल पढ़ा देती, लेकिन जो 127 और 128 है जो ऑनरस गिफ्ट और यूनिवर्सल डोनी की बात करते हैं, वो दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इसको जबरदस्ती में ला करके और फालतू में बढ़ा करके क्लास का कोई फायदा नहीं होता, फिर मोनोटोनस लगती है आपको क्लास कि बड़ी हो गई है तो मन नहीं करता पढ़ने का, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब ज्यादा बातें नहीं है, गिफ्ट पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 122 गिफ्ट को डिफाइन करता है। अब देखो, यहाँ वर्ड हुआ गिफ्ट यूज और यहाँ हुआ डोनेशन, तो मान के चलिए दोनों ही बातें सेम ही हो गई। तो गिफ्ट क्या होता है इसको हम बहुत साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसे होता होगा। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो कोई बर्थडे में इनवाइट करके जाता था फ्रेंड, तो बड़ी खुशी खुशी उसके लिए, मतलब उस वक्त तो पेंसिल बॉक्स और लंच बॉक्स ही चलते थे, तो पैक करा के लेके जाते थे, बहुत खुशी से लेके जाते थे। ये नहीं था कि बदले में हमें रिटर्न गिफ्ट वाला कंसेप्ट उस वक्त नहीं हुआ करता था। थोड़े जब हम बड़े होने लगे तब आने शुरू हुआ ये कंसेप्ट। तो हम बड़ी खुशी से वॉलंटरली दे करके जाते थे, और वो जो गिफ्ट था वो पेंसिल बॉक्स या लंच बॉक्स जो भी लेके जाते थे वो उस व्यक्ति का हो जाता था जिसको कि हम गिफ्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम उसको गिफ्ट भी दे आए, बदले में हमें कुछ इच्छा भी नहीं थी उससे। हाँ, छोटे होते हैं तो ये ख्याल हो रहा था हमारा जो बर्थडे होगा तो हमें ये मिलेगा, बट फिर भी हम उस फ्रेंड को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, यू नेवर नो, है ना। लेकिन जिस वक्त बुलाया उस वक्त इस चीज की खुशी होती थी, आज फ्रेंड का बर्थडे, ऐसे गिफ्ट देना है, उपहार देना है ना। और जो हमारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें इसको दान की बात है, क्योंकि बड़े हो गए हैं ना तो वर्ड्स थोड़े से भारी आ गए हैं, वरना गिफ्ट उपहार प्रेजेंट देने जाते हैं हम। अब जो मैंने बातें आपको बताई कि मैं बहुत खुशी से जो है लेके गई अपने फ्रेंड के लिए, तो वो वॉलेंटरी लेके गई, कोई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा, कंसिडरेशन नहीं था। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहा मैंने आपको
ट्रांसफर हो गया, उसको ओनरशिप हो गई, उसका हो गया भाई पेंसिल बॉक्स या लंच बॉक्स, तो ट्रांसफर हो गई ओनरशिप। ठीक है, अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आई, बिल्कुल ऐसी। और मैं लेके गई और मैंने दी तो वो मूवेबल थी, तो वही यही बातें इसके अंदर आ जाती हैं गिफ्ट में। तो गिफ्ट को डिफाइन करते हुए सेक्शन 122 कहता है कि गिफ्ट का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से, वॉलेंटरी कुछ देता है। क्या देता है? मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि बड़े हो गए ना, तो अब तो पहले तो चलो छोटी छोटी चीजें चलती थी, बड़ी बड़ी। पेरेंट्स को बच्चे घर भी दे देते हैं गिफ्ट में, पेरेंट्स भी दे देते हैं, घर दे देते हैं, तो वो क्या हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल भी प्रॉपर्टी गिफ्ट हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। वॉलेंटरी होती है, विदाउट कंसिडरेशन होती है। अगर विद कंसिडरेशन हुई तो वो सेल हुई। हमने सेल में भी ये पढ़ा था कि सेल तभी मानी जाएगी सेल जब उसमें कंसिडरेशन होगा, और गिफ्ट गिफ्ट तब माना जाएगा जब उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक है, दोनों बातों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा इसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, वॉलेंटरी होगा, मतलब जबरदस्ती मार पिटाई करके किसी से कुछ चीज दिया लेनी, तो वो तो अलग चीज हो गई, वो तो गिफ्ट में नहीं आएगा। वॉलेंटरी दी है बंदे ने, कंसिडरेशन के बिना दी है, और मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो रहा है इसमें। मैंने क्या कहा था? ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ चीज ट्रांसफर होती है। जैसे हमने मॉर्गेज में पढ़ा था, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा था, सेल में पढ़ा था, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा था, तो गिफ्ट में भी ओनरशिप ही ट्रांसफर हो रही है। तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है, वॉलेंटरी होगा और विदाउट कंसिडरेशन होगा। अब जिस तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वहां पर दो पार्टी होती है। मेरा केस ले लो, तो मैं गिफ्ट देने जा रही थी और मैं थी गिवर, और जो ले रहा था वो था रिसीवर। तो इसी तरीके से जो गिफ्ट देता है उसको बोलते हैं डोनर, और जो गिफ्ट लेता है उसको बोलता है डोनी। अभी मैंने कहा डोनेशन वर्ड आया है ना, तो दोनों की बातें एक ही हैं। तो जो डोनेशन देता है वो डोनर, जो डोनेशन लेता है वो डोनी। बहुत सिंपल सी बात है। आप ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, पैसा नहीं मांगते उसके लिए, अपनी इच्छा से, मर्जी से देते हैं, विदाउट कंसिडरेशन देते हैं। वेट, एप्पल जूस मिलता है वो बात अलग है, पैसा नहीं मिलता, ठीक है ना। तो विदाउट कंसिडरेशन देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं, और देते हैं इसलिए क्या बोल रहे हैं हम उनको? डोनर, ब्लड डोनर बोलते हैं, और जिसको मिलता है उसे बोलते हैं ब्लड डोनी। तो इस तरीके से डोनर डोनी हो गया। अब सेक्शन 122 में ही कहा गया कि एक्सेप्टेंस कैसे होगी, एक्सेप्टेंस कैसे होगी, तो दोनों चीजें इसके अंदर, डोनर की तरफ से भी, डोनी की तरफ से भी। जब तक दोनों जिंदा हैं तब तक एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए, मतलब डोनर जब तक जिंदा है तब तक वो गिफ्ट एक्सेप्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि डोनर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट अगर डोनी एक्सेप्ट नहीं करता तो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती किसी को गिफ्ट थोड़ी ना पकड़ा के आ सकते हैं। जब डोनी एक्सेप्ट कर लेगा तब उसे माना जाएगा कि गिफ्ट हो गया, गिफ्ट दिया गया। अब अगर डोनी की मृत्यु हो जाती है तो, और उसके बाद कहीं से और से एक्सेप्टेंस आती है, तो वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। जब तक डोनी जीवित है वो एक्सेप्टेंस देता है, चाहे वो खुद दे दे या किसी और को बोल दे कि मेरे बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे दो, तो वो बात अलग है। लेकिन डोनी की मृत्यु के बाद एक्सेप्टेंस होनी वो वॉइड है, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो डोनर होता है वो कैपेबल होना चाहिए गिफ्ट को देने के लिए। अब कैपेबिलिटी का मतलब, जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वही हर जगह कॉन्ट्रैक्ट में चलती है। तो वही कैपेबिलिटी की बात है कि व्यक्ति जो है साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, अदरवाइज किसी और लोग के थ्रू उसको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इस तरीके से व्यक्ति जो होगा वो क्या कर सकता है? गिफ्ट को दे सकता है। वहां पर इस सेक्शन में डोनी के बारे में ये सब बातें नहीं की गई, यानी कि अगर डोनी अगर कॉम्पिटेंट नहीं भी होगा तो भी जो है उसको गिफ्ट दिया जा सकता है। जैसे कि अगर व्यक्ति माइनर है तो उसे गिफ्ट मिल सकता है, अनसाउंड माइंड है तो व्यक्ति को गिफ्ट मिल सकता है। तो ये चीजें 122 में कही गई। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम सेक्शन 123 पे बढ़ते हैं, जो कहता है कि ट्रांसफर हाउ इफेक्टिव, ट्रांसफर किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि मैंने कहा ट्रांसफर किसका होगा? मूवेबल का भी और इमूवेबल का भी। तो पहले देखिए इमूवेबल का ट्रांसफर किस तरह से होगा। इमूवेबल का ट्रांसफर होने के लिए ध्यान रखिएगा, रजिस्टर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रजिस्टर होना जरूरी है। कैसे रजिस्टर होना जरूरी है? यानी एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, डोनर उस पे साइन करेगा। अगर डोनर खुद नहीं करेगा तो किसी और को ऑथराइज करेगा कि मेरे बिहाफ पे साइन कर दो, तो ऑथराइजेशन लेटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसके वो व्यक्ति के साइन होंगे, डोनर के या व्यक्ति को, जिसको व्यक्ति डोनर जो है ऑथराइज करेगा। उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे, रिटन में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे डोनर के साइन से, और इसके बाद दो लोग, एटलीस्ट दो विटनेस जो होंगे उसको अटेस्ट भी करेंगे, और फिर उसके बाद में जो माना जाएगा गिफ्ट हो गया। तो ऐसे तो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का।
और जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें दोनों ही चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजों का मतलब मर्जी है, चाहे आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाइए जैसे कि हमने इमूवेबल में कहा, या फिर उसको डिलीवर कर दीजिए गुड्स को। अब डिलीवरी की जब हमने बात की, जैसे सेल में गुड्स की डिलीवरी होती थी, इस तरीके से ही जो है गिफ्ट में भी गुड्स की डिलीवरी होगी और इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड या ट्रांसफर हाउ मेड, किस तरह से ट्रांसफर होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा और मूवेबल प्रॉपर्टी से के केस में रजिस्टर्ड भी हो सकता है, डिलीवर करके भी हो सकता है। अब एक जो केस है गोमती बाई वर्सेस मुत्तूलाल का केस, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में अगर रिटन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, डोनर के द्वारा साइन नहीं है, या फिर हम बात करें कि टेस्टिंग विटनेस जो थे उन्होंने साइन नहीं किया या विटनेस के द्वारा विटनेस के द्वारा टेस्ट नहीं हुआ, तो वो जो है माना नहीं जाएगा कि जो गिफ्ट है वो हुआ है। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है सेक्शन 123 में इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। फिर 124 पर चलिए, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। अब देखो दो तरह की प्रॉपर्टी की बात हुई, यहाँ तो इमूवेबल या मूवेबल, ये तो हो गया कि उनकी मूवेबिलिटी के बेस पे। यहाँ पर बात करते हैं एग्जिस्टेंस के बेस पे, तो एक हुआ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, एक हुई फ्यूचर प्रॉपर्टी। तो जो मैं आपको पहले सिंपल समझाती हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है यानी अभी वास्तव में है, मेरी है, तो मैं उसे ट्रांसफर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में मिलने वाली है और मैं कहूँ कि मैं आपको गिफ्ट दे दूंगी, तो वो नहीं होगा। ठीक है, बेयर एक्ट में कहा गया कि अगर जो ये सेक्शन में लैंग्वेज कही गई है उसमें कहा गया कि अगर एक प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जाता है, उस प्रॉपर्टी में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी भी है और फ्यूचर प्रॉपर्टी भी है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कहता है कि देखिए मेरे पास दो घर हैं, एक घर की ओनरशिप मेरे पास अभी है, दूसरा घर मुझे मिलने वाला है क्योंकि मेरे फादर से मुझे मिल जाएगा। तो अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो सेक्शन 124 कहता है कि जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी मेरा घर है, ए ने बोला, तो वो गिफ्ट दे सकता है। कह रहा है कि जब मेरे को मिल जाएगा वो मैं गिफ्ट कर दूंगा, तो जब मिल जाएगा तब देखेंगे। जो एग्जिस्टिंग है वो ठीक है, लेकिन कहा जो फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए अगर कुछ जो है गिफ्ट बनाया है तो वो वॉइड है। साफ साफ कहा कि अगर एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया गया जिसमें से कुछ एग्जिस्टिंग है और कुछ फ्यूचर है, तो जो लेटर पार्ट है फ्यूचर वाला है उसको वॉइड मान लिया जाएगा, यानी एग्जिस्टिंग वाला वैलिड है। ठीक है, फिर सेक्शन 125 कहता है गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom one does not accept। इसको भी बहुत सिंपल से समझिए कि गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom one does not accept, कि एक गिफ्ट किया जाता है जो कि एक से ज्यादा व्यक्ति को किया जाता है। सेवरल का मतलब बहुत सारे, तो एक से ज्यादा व्यक्ति को कोई गिफ्ट किया गया ऑफ whom, जिनमें से एक जो है एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कि जो पार्ट उसका था जो वो स्वीकार नहीं कर रहा, उतने पार्ट तक का गिफ्ट वॉइड मान लिया जाएगा। जैसे ए बी सी, तीन व्यक्ति, एक से ज्यादा हो गए क्योंकि सेवरल है, उनको प्रॉपर्टी डी जो है गिफ्ट की गई। इस प्रॉपर्टी को अब देखो, इस प्रॉपर्टी के पार्ट हैं, ठीक है, तो जो पार्ट इसने क्या करा, इसने एक्सेप्ट किया, इसने किया, इसने नहीं किया। तो गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom one does not accept, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जितना पार्ट इसका बनता था उतना पार्ट जो होगा वॉइड हो जाएगा और जितना इन दोनों का था वो वैलिड है और वो इन दोनों को मिल जाएगा। इतनी सिंपल बात है। फिर सेक्शन 126 टेक्निकल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और यही वो सेक्शन है जिसकी वजह से मैंने 127 और 128 को यहाँ इंक्लूड नहीं किया। 126 कहता है व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। ऐसे कौन से केसेस हैं जब गिफ्ट को सस्पेंड किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है? तो पहला पैराग्राफ इसका ये कहता है, इसमें पैराग्राफ है इसमें पैराग्राफ है, तो पहला पैराग्राफ ये कहता है कि अगर डोनर और डोनी, सुनिएगा, अगर डोनर या डोनी दोनों अग्री होते हैं इस बात पे कि ये कंडीशन है, फला फला कंडीशन है, इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक कर सकते हैं। अगर डोनर और डोनी दोनों मर्जी से अग्रीमेंट करते हैं कि अगर एक कोई कंडीशन उन्होंने मान ली और कहा कि कंडीशन अगर हुई तो क्या होगा, तो गिफ्ट सस्पेंड या रिवोक हो सकता है, तो फिर क्या होगा, गिफ्ट सस्पेंड या रिवोक हो जाएगा। अब सुनिएगा, एक इवेंट को, एक हैपनिंग ऑफ द इवेंट है, अगर वो हो जाती है तो उसके होने से गिफ्ट जो है सस्पेंड या रिवोक हो जाएगा। इतनी बात पहले समझिए, पहले इतनी बात एग्जांपल से समझिए। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है बेयर एक्ट में, वही इलस्ट्रेशन मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे ए ने बी को एक फील्ड जो है, एक खेत जो है वो दिया, गिफ्ट में दिया,
उसने कहा ए और बी के बीच में, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है या और तुम्हारे डिसेंडेंट्स या तो तुम्हारे उत्तराधिकारी इनकी डेथ हो जाती है मेरे जीवित रहते रहते, तो जो फील्ड है वो मुझे वापस मिल जाएगा। समझिएगा दोबारा से, ए ने ये जो फील्ड है वो बी को गिफ्ट किया और दोनों ने कंडीशन करी, ये कहा कि जब मैं जीवित हूं तब तक तुम भी जीवित रहने चाहिए और तुम्हारे उत्तराधिकारी भी जीवित रहने चाहिए, तब तक तो फील्ड तुम्हारे पास रहेगा, और अगर तुम दोनों मर गए मेरे से पहले तो फील्ड जो है वो मेरे पास आ जाएगा, मैं मर गया तुम्हारे से पहले तो फील्ड तुम्हारे पास रहेगा। तो ये बात उन्होंने कही। तो एक इवेंट है, क्या इवेंट है? इनकी मृत्यु, ठीक है, और उनका उसका होना इनकी इच्छा पे तो डिपेंड नहीं करता कब मरेंगे, वो तो ईश्वर को पता है। तो ये जो बी होता है वो मर जाता है और इसका कोई उत्तराधिकारी होता ही नहीं, ए जीवित होता है, तो ये फील्ड जो है इसके पास वापस आ जाता है। सस्पेंड हो गया या फिर रिवोक हो गया, यहाँ पर क्या हुआ? रिवोक हो गया, वापस आ गया। तो इतनी बात हमें पहले ये सेक्शन में समझनी है। आई होप आपको क्लियर होगी। अब दूसरी बात समझिए इसी सेक्शन की, कहते हैं कि अगर जो उन्होंने ये इवेंट बनाई थी, अगर वो इवेंट जो है ए की मर्जी है तो वो सस्पेंशन या रिवोकेशन नहीं होगा। ए की मर्जी कैसे? उसके लिए भी इलिस्ट्रेशन है। ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए। और उन्होंने अग्रीमेंट ये किया कि मैं जब चाहूं तुमसे 1 लाख रुपए वापस ले लूं। ए ने बी को गिफ्ट में 1 लाख रुपए दिए और कहा मेरी मर्जी है, मैं जब चाहे वापस ले लूं। इन दोनों ने एग्रीमेंट किया, तो ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सस्पेंशन और रिवोकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो डोनर है उसकी इच्छा पे वो इवेंट डिपेंड करती है। तो क्या होगा? जो उन्होंने अमाउंट डिसाइड किया, जो चीज उन्होंने डिसाइड की, जो गिफ्ट उन्होंने डिसाइड करा, रिवोकेशन या सस्पेंशन होगा, वो जितने हिस्से तक उन्होंने कहा था कि मेरी मर्जी चलेगी, डोनर की मर्जी चलेगी, उतने हिस्से तक वो जो गिफ्ट है वो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। उसमें सस्पेंशन या रिवोकेशन की बात नहीं आएगी। अभी हिस्सा देखिए, अभी इन्होंने कहा था 1 लाख रुपए वापस मुझे मिल जाएंगे, तो ये वॉइड बात है। अगर ये कहता जो है 10,000, ये इनके बीच में, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता कि 10,000 रुपए मैं वापस ले लूंगा, 90,000 रुपए तुम रखना। कह रहा है 1 लाख रुपए गिफ्ट दिए और कहा कि मैं जब चाहूं 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपए वापस ले सकता हूं। तो सेक्शन ये कहता है कि जितने पार्ट के लिए उन्होंने ये डोनर की मर्जी बनाई है उतने पार्ट तक गिफ्ट जो है वो वॉइड है और बाकी जो उन्होंने बनाया है वो वैलिड है। उन्होंने 90,000 गिफ्ट दिया, उस पर शर्त नहीं रखी, उस पर डोनर की मर्जी नहीं चलेगी, 10,000 रुपए चलेगी, तो 10,000 जो है वो वॉइड है। तो सस्पेंशन या रिवोकेशन की बात ही नहीं होती। जहां पर डोनर की मर्जी रख ली, जिस इवेंट पे डोनर की मर्जी चलनी है वो इवेंट अगर रखते हैं, दोनों अग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो वॉइड है, वो सस्पेंशन और रिवोकेशन की बात नहीं उठती है। सिंपल है, समझ आ गया होगा। अगर ऐसे इवेंट है जो कि डोनर की मर्जी नहीं है तो वो तो हो सकता है सस्पेंशन और रिवोकेशन, अगर डोनर की मर्जी है तो सस्पेंशन और रिवोकेशन नहीं हो सकता। और वो खुली भी हो सकता है, मैंने कहा था पूरी की पूरे गिफ्ट के लिए भी हो सकता है और गिफ्ट के किसी पार्ट के लिए भी हो सकता है। किसी पार्ट के लिए है तो जो डोनर की मर्जी पर डिपेंड नहीं है वो वैलिड है और जो डोनर की मर्जी पर डिपेंड है वो वॉइड है। इतनी बात समझ आई। अब इसका सेक्शन 126 का सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है? सेकंड पैराग्राफ कहता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रिसीजन के प्रोविजन है, कि कॉन्ट्रैक्ट कब रिसीजन हो सकता है, कब कैंसिल हो सकता है, उसके जो प्रोविजन है, कैंसिलेशन यानी रिसीजन के प्रोविजंस, तो जो रिसीजन के प्रोविजन है ना वो यहाँ पर लागू होते हैं। क्या? कॉन्ट्रैक्ट को कब रिसाइन किया जा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जा सकता है फ्रॉड के केस में, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, कोर्जन के केस में, कि जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, मिस्टेक हुई या कोर्जन हुआ या फ्रॉड हुआ, जब ये प्रूफ कर देगा तो उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। जिस गिफ्ट की बात करें तो डोनर को अगर ये कहता है कि मेरे साथ जो है रिसीजन किया गया, तो जो प्रोविजन रिसीजन पे अप्लाई होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर ये सब चीजें होती, मतलब फ्रॉड या फिर मिस्टेक या फिर कोर्जन या मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ये चीजें जब एप्लीकेबल होती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है रिसाइंड हो सकता है एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी जिसके साथ ये सब चीजें हुई हैं। तो डोनर की हम बात करें तो डोनर रिसाइन कर सकता है इन बेसिस पे। डोनर के बिहाफ पे कोई और नहीं कर सकता, डोनर ही करेगा। हाँ, लेकिन अगर डोनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो कर सकते हैं, क्या सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर इस बेस पे, किस बेस पे? जो डिसीजन की बात कही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस बेस पे। तो ये डिसीजन अगर होता है तो सस्पेंशन और रिवोकेशन हो सकता है गिफ्ट का, ये बात भी इस सेक्शन में कही गई।
लेकिन ये जो बात मैंने आपको कही कि रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करी तो उसमें एक ब्रैकेट बनाया गया और ब्रैकेट में लिखा गया कि कंसिडरेशन की जहां बात होगी, चाहे वांट या फेलियर की, तो उनकी बातों को छोड़ के, मतलब कंसिडरेशन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाकी जितनी भी चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइन करने के जो प्रोविजन चलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग, वो सारे प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। और व्यक्ति जो कह रहा है कि ये हुआ है फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, और वो होने के बाद सस्पेंशन या रिवोकेशन हो जाएगा गिफ्ट का, ऐसे कहा गया। फिर जो सेक्शन 126 की तीसरी लाइन है उसमें कहा गया इन बातों को छोड़ के, कौन कौन सी बातें, ये वाली बात, डोनर की मर्जी, जो हमारे डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात थी उन बातों को छोड़ के, और ये जो है दोनों बातों को छोड़ के क्या हो सकता है, बाकी केसेस में सस्पेंशन या रिवोकेशन गिफ्ट का नहीं हो सकता। और फिर एक लास्ट बात भी कही गई है इस सेक्शन में, और वो ये बात ये है कि जो एग्जाम्पल से समझो, एक व्यक्ति ने बी को कुछ गिफ्ट दिया, अब बी तो सोचेगा ऑनरशिप मेरे पास आ गई, उसने वो गिफ्ट सी को बेच दिया। अब सी को बेचा है, कंसिडरेशन, बेचा मतलब कंसिडरेशन है, मनी लिया है, तो बेचने के बाद इसको ये भी नहीं पता था कि इनके बीच में क्या डील हुई क्या नहीं हुई। तो अगर ऐसे हो जाता है तो जो ट्रांसफरी है उससे, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस, उसके अधिकारों को अफेक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हुआ हो, सस्पेंशन या रिवोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है वो हमने पढ़ लिए 122, 123, 4, 5, 6 एंड 29 को मत भूलिएगा। सारे सेक्शन से पहले ये बात हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद गिफ्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कब सस्पेंड रिवोकेशन हो सकता है, और किन प्रॉपर्टी का होता है, और अगर एक बंदा मना कर दे बहुत लोगों में से तो क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया। यूनिवर्सल डोनिंग और ऑनरस गिफ्ट, ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे विद इन दिस वीक ओनली। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। नहीं लगी हो तो अभी आपने सुना उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।